सरला की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी ज्योति, छोटी बेटी रानी। ज्योति की शादी हो गई थी और रानी 11वीं का एग्जाम दे रही थी। जहां उसकी बड़ी बेटी ज्योति पढ़ाई में अच्छी थी, हमेशा क्लास में टॉप करती थी, तो वहीं रानी हर क्लास में पास भी बहुत मुश्किल से होती थी। रानी की पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन रानी स्कूल से घर लौटती है, तभी हॉल में बैठी उसकी माँ सरला उसे रोक लेती है। कहाँ जा रही हो रानी इतनी जल्दी में? पहले मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसे गया तेरा आज का एग्जाम? माँ, अभी तो स्कूल से आई हूँ, जरा सा सांस तो लेने दीजिए, थोड़ा आराम करने लेने दीजिए, फिर बताती हूँ कि कैसा गया एग्जाम। क्या करूँ, 2 साल से तेरा पास होने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन हर बार मुझे निराश ही होना पड़ता है। एक ही क्लास में बार बार फेल होने पर भी तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन मेरी लड़की 2 साल से एक ही क्लास में है, मुझे लोगों को ये बताते हुए शर्म जरूर आती है। माँ, तो आपको लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आप अपने काम से काम नहीं रख सकती हैं क्या? अगर आप दूसरों के बच्चों के बारे में नहीं पूछेंगी तो कोई आपके बच्चे के बारे में भी नहीं पूछेगा। क्यों ना पूछूं? गली मोहल्ले वाले सभी एक दूसरे के बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। और तू ये मत भूल कि तू जितनी बेकार है पढ़ाई में, तेरी बहन उतनी ही अच्छी थी पढ़ाई में, हमेशा टॉप करती थी। अपनी माँ की बातें सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना स्कूल बैग लेकर गुस्से में सोफे पर फेंक देती है। लेकिन सरला रानी को सुनाना बंद नहीं करती और उसकी बड़ी बहन ज्योति वहाँ आती है। क्या हुआ रानी, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? आज किस बात पर तेरी क्लास चल रही है? कुछ हुआ है क्या? दीदी, मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी माँ से पूछिए, जिन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा करने के सिवा कोई और काम नहीं है। जब देखो मुझे मेरी पढ़ाई को लेकर ताने मारती रहती हैं बस। रानी, माँ कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना? जिस उम्र में तुझे कॉलेज में होना चाहिए तो 11वीं कक्षा में बैठी है, तो किसी को गुस्सा भी आएगा ना? तू ही सोच एक बार। दीदी, आपको क्या लगता है मुझे फेल होने में बहुत मजा आता है? मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, अच्छे से एग्जाम भी देती हूँ, लेकिन हर बार फेल हो जाती हूँ। लिखने से पास थोड़ी ना होगी तू, बल्कि प्रश्नों का सही उत्तर लिखने से पास होगी तू, जो कि तुझसे होता नहीं है। माँ, आपका भी कुछ नहीं हो सकता सच में। जब देखो बस एक ही बात सुनाती रहती हो। रानी इतना कहकर अपनी कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड समीर को कॉल करती है, जो कि कोई और नहीं उसकी पड़ोसन विमला का बेटा था। समीर, सच में मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है। जब देखो माँ मुझे फेल होने की बात को लेकर सुनाती रहती हैं। दिल करता है सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं। रानी, तुम आंटी की बातों पर इतना ध्यान मत दो। इस बार जब तुम पास हो जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हें किसी को भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जब होगा जब मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन जैसे मेरे एग्जाम गए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं पास भी हो पाऊंगी। तुम इतना मत सोचो, कल से मैं पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करूंगा और देखना इस बार तुम जरूर पास हो जाओगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। जैसे तैसे करके मैं एक बार 12वीं पास कर लूं, बस उसके बाद मैं किताबों को मुड़कर नहीं देखूंगी। तुम आराम करो, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। अगले दिन रानी तैयार होकर स्कूल जाती है और क्लासरूम में बैठी पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी समीर भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। रानी और समीर एक ही क्लास में थे। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पढ़ते समय उनका टाइम पर ध्यान ही नहीं जाता और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। चपरासी स्कूल बंद करके चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों को टाइम का ख्याल आता है और दोनों लाइब्रेरी से बाहर जाने की सोचते हैं, लेकिन लाइब्रेरी बाहर से लॉक थी। अब क्या होगा? हम घर कैसे जाएंगे? पढ़ाई के चक्कर में हमें पता ही नहीं चला कि स्कूल की छुट्टी कब हुई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है हम कोने में बैठे हुए थे, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया हमारे ऊपर। रुको, मैं फोन करता हूँ, मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाता हूँ। पढ़ाई करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है, इसलिए शायद तुम भूल गए हो कि हमारे बैग हमारे पास नहीं है और हमारा फोन हमारे बैग में है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, चलो आज तुम आराम से पढ़ो, कोई और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। समीर इतना कहकर रानी को फिर से पढ़ाने लगता है। दोनों लाइब्रेरी में अकेले बैठे हुए थे। अचानक बाहर का मौसम खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर रानी समीर को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी और समीर के घर वाले उनके घर ना पहुंचने पर परेशान हो रहे थे।
देखते देखते रात गुजर जाती है। अगले दिन स्कूल और लाइब्रेरी खुलने पर दोनों घर आते हैं। तभी सरला रानी को देखते ही गले से लगा लेती है। आंटी जी प्लीज रानी पर गुस्सा मत करना। हम लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए थे और हमें पता ही नहीं चला कि कब स्कूल की छुट्टी हो गई और स्कूल बंद हो गया। कोई बात नहीं, तुम दोनों ठीक हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, लेकिन चलो अच्छा हुआ तुम साथ थे इसके। समीर और रानी सरला से बातें कर रहे होते हैं। तभी समीर की माँ विमला भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। बेटा अगर कहीं गया था तो बता देता, तुझे पता है हम कितना परेशान हो गए थे। आंटी जी परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, वहीं लॉक हो गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। तुम दोनों जाकर आराम करो और आप लोग भी जाकर सो जाइए, पूरी रात जगे हैं आप लोग। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। रानी के पीरियड्स मिस होने पर उसकी चिंता बढ़ जाती है, जिसके बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो किट लेकर समीर के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिससे सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कुछ बोलता इससे पहले ही विमला वहाँ आ जाती है। विमला को देखते ही रानी वहाँ से चली जाती है। आजकल ये तेरे आगे पीछे बहुत चक्कर लगा रही है, चल क्या रहा है बता जल्दी। और तूने अपने बैग में क्या डाला था मेरे आते ही? बैग दे, ला दे बैग। वो माँ कुछ नहीं, वो पढ़ाई को पूछने आई थी। आज रिजल्ट आने वाला था ना हमारा, वही पूछने आई थी बस। अच्छा तो फिर मुझे भी दिखा उसका रिजल्ट, दे बैग। विमला इतना कहकर समीर से बैग छीन लेती है और उसमें रानी के रिजल्ट के साथ साथ प्रेगनेंसी किट भी देख लेती है, जिसे देखते ही वो समीर को जोर से थप्पड़ मारती है और समीर उसे सारी बात बताता है। जिसके बाद विमला समीर और उस किट को लेकर रानी के घर जाती है। सरला ये देख प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव है, तेरी बेटी गर्भवती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मिठाई बांटनी चाहिए। हे भगवान तू पागल हो गई है और कुछ नहीं, मैं तेरी बड़ी बेटी की नहीं बल्कि छोटी बेटी रानी की बात कर रही हूँ। ये स्टूडेंट नहीं बल्कि गर्भवती स्कूल स्टूडेंट है जो एग्जाम में फेल हो गई और इसमें पास। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी गर्भवती स्कूल स्टूडेंट? अब मैं किसको अपना मुंह दिखाऊंगी? ये तूने क्या किया? तूने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कौन है वो? बता जल्दी, कौन है वो? माँ जो भी हुआ मुझसे अनजाने में हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। रानी, कुछ गलतियाँ माफी लायक नहीं होती है और ये गलती वही गलती है जिसकी कोई माफी नहीं। पहले तू ये बता कि कौन जिम्मेदार है? तू गर्भवती स्कूल स्टूडेंट बनकर स्कूल कैसे जाएगी? अपनी माँ के पूछने पर रानी भी उसे सब बता देती है, जिसके बाद सरला और विमला दोनों में बहस चालू हो जाती है। तभी ज्योति वहाँ आ जाती है और दोनों को आपस में बहस करते देखकर रानी से उसका कारण पूछती है, जिस पर रानी रोते हुए उसे सब बता देती है, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो अपनी पड़ोसन और माँ को समझाकर चुप करवाती है। देखिए जो होना था वो हो गया, अब ऐसे एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर रानी की गर्भवती स्कूल स्टूडेंट वाली बात बाहर जाएगी और बिना बात के दोनों परिवारों की बदनामी होगी। तो फिर तू ही बता बेटी कि हम क्या करें? तेरी माँ तो सारा इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही है। अब बस इस बदनामी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सभी समीर और रानी की शादी करवा दे, तभी सब ठीक होगा। दोनों तैयार भी तो हैं। ज्योति की बात पर विमला और सरला दोनों राजी हो जाती हैं और कुछ दिनों में ही वो समीर और रानी की शादी करवा देती है, जिससे रानी की गर्भवती स्कूल स्टूडेंट की बात परिवारों के बीच ही रह जाती है और दोनों परिवारों की बदनामी होने से भी बच जाती है। अनुपमा सुबह सुबह सारा काम करके थोड़ी फ्री ही हुई थी कि वो अपनी बेटी राखी के सर में तेल लगाने लग जाती है, लेकिन राखी अपनी मम्मी से चिढ़कर कहती है, मम्मी क्या है, तेल कौन लगाता है? आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आए हुए हैं। आजकल के बच्चों के बाल बस इसलिए ही कमजोर होते हैं, काहे से कि पता नहीं बालों में का आलतू फालतू चीजें लगाते हैं। अरे हमार अम्मा ने भर भर के तेल लगाई रही हमके, तब जाकर हमार ऐसन बाल हैं। मम्मी आपके टाइम में इतनी सब फैसिलिटी नहीं होती होगी, और अगर हो भी जाती तो आपको कहाँ ही कुछ समझ आना था। अब तो सब कुछ आराम से मिल जाता है कहीं भी।
यही तो दिक्कत बा। आपके बच्चों को सब कुछ आराम से मिल जात है, कोई मेहनत ना ही करनी पड़ती। मेहनत करोगे तभी तो कीमत पता चलेगी। पढ़ाई लिखाई करो, नाम रोशन करो अपन माई बाप के। मम्मी प्लीज, मुझे आपका लेक्चर सुनने का जरा भी मन नहीं है। आपको तो मजा आता है ना सुनाने में, खुद तो कुछ नहीं किया और हमें बोल रही हो। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लेती मम्मी। कम से कम मुझे अपने दोस्तों से आपको मिलवाने में शर्म तो नहीं आती ना। दूसरों की कमियां निकालने से पहले खुद को तो देखो ना। राखी, हम तेरी मम्मी हैं, तमीज से बात कर सकत है कि नहीं? यही सिखाया है हमने तुझे, बड़ों से तमीज से बात किया कर। तो बड़ों को भी अपनी हद में रहना चाहिए। मैं आपकी कोई भी बकवास सुनने नहीं वाली हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। पापा को कोई परेशानी नहीं है उसमें, लेकिन आपको हर बात में परेशानी है। राखी तो अनुपमा राखी को बोलने जा ही रही थी कि तभी वहाँ अनुपमा का बेटा नलिन दूसरे शहर से वापस आ जाता है। नलिन को देखकर अनुपमा और राखी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा नलिन को गले से लगा लेती है और नलिन से कहती है, तू तो शिवरात्रि पर आने वाला था, तो तू उस दिन काहे नहीं आया? कब से राह ताक रहे थे सभी लोग, और फोन भी नहीं उठा रहा था। वो तो तोहरे दोस्त से पता चला कि तू देर से निकला है, तब जाकर चैन की सांस लिए हैं सब, वरना तो तू कछु बताना ही नहीं चाहत रहे। मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ से गए हुए, लेकिन मम्मी आप में कोई चेंज नहीं आया। मम्मी प्लीज आप ना मुझसे इस भाषा में बात मत किया करो, ना ही मुझे समझ आती है और ना ही मुझे सुनने में अच्छा लगता है। अब नॉर्मल हिंदी में ही बात किया करो मुझसे। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया और मम्मी को आप तो क्या कोई भी नहीं सुधार सकता। उस दिन पापा ने भी बोला था मम्मी को कि हिंदी में बात किया करो, लेकिन मम्मी है कि घूम फिर के वहीं आ जाती है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ना मुझसे प्लीज ऐसे बात मत किया करो, मुझे शर्म आती है। फिर आपको मम्मी बोलने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को हिंदी भी नहीं आती। सॉरी बेटा, हम बहुत ही कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं कोशिश रह जात है। लेकिन अब हम पहले से भी ज्यादा कोशिश करूँगी कि किसी को निराश ना कर सकूं, खासकर अपने बच्चों और अपने पति को। भाई, आप ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, वो शहर अच्छा था ना? और वहाँ आपने बहुत मजे किए ना? और हाँ, मेरे लिए वहाँ से क्या लाए हो? बिना गिफ्ट के मैं आपसे बात तक नहीं करूँगी, पहले ही बता रही हूँ। मैं तेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ, बुलाओ तो सबको। वाह भाई, मैं सबको बुलाती हूँ। अम्मा जी, दादाजी कहाँ हो सब? अमर जल्दी से बाहर आ, देखो सब नलिन भाई आ गए। आओ ना जल्दी से सब। राखी की आवाज सुनकर सभी लोग अपने कमरे से बाहर आते हैं। नलिन बोलता है, प्रणाम दादाजी, प्रणाम अम्मा जी। और अमर कैसा है, सब ठीक है ना? नलिन पैर छूकर आशीर्वाद ले। शहर का गया, अपने संस्कार तमीज सब वहीं छोड़कर आ गया है क्या? मम्मी इज्जत ना दिल में होनी चाहिए, और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ। हमार बिटवा घर आया है। बिटवा, सब वहाँ पर ठीक था ना? कोनो परेशानी तो नहीं रही? और पढ़ाई लिखाई सब मन लगा कर किया ना? वहाँ जाकर हमार पोता कितना कमजोर हो गवा है, कछु खाने को ना ही मिलत रहेगा। अरे अम्मा जी, मैं कमजोर नहीं, इसे फिट कहते हैं। मैं वहाँ जाकर फिट हो गया हूँ। भाई, अब जल्दी से हमारे गिफ्ट भी दे दो ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आप क्या लाए हो मेरे लिए। पक्का कुछ अच्छा ही लाए होगे आप। अरे मैं सारे गिफ्ट दे तो दूं, लेकिन पापा को भी तो आने दो ना। पापा कहाँ हैं? आज तो वो घर पर ही होंगे ना। और मैं पापा, भव्या सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। पापा तो अपनी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं शहर से, और भाभी भी पापा के साथ ही गई है। कोई बात नहीं, पापा जब आएंगे तब आप उन्हें गिफ्ट दे देना, लेकिन अभी तो हमें गिफ्ट दो। राखी के बोलने पर नलिन सबके लिए बैग से गिफ्ट्स निकालता है और सबको गिफ्ट देने लगता है। घर के सभी सदस्यों को गिफ्ट देता है, लेकिन अनुपमा को नहीं देता। ये देखकर सुखी लाल बोलता है, बिटवा, अनुपमा का गिफ्ट कहाँ है? उसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया क्या? सॉरी दादाजी, मम्मी के लिए गिफ्ट लेने का ध्यान ही नहीं रहा। वो क्या है ना, आज तक मम्मी के लिए कुछ लिया ही नहीं है, तो इसलिए अब भी ध्यान नहीं रहा। सॉरी मम्मी। लेकिन भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको भाव्या के लिए गिफ्ट लाना याद रहा, लेकिन मम्मी के लिए गिफ्ट लाना याद नहीं रहा आपको। भाव्या तो इस परिवार का हिस्सा भी नहीं है। अमर, भव्या मेरी बेस्टी है और हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स में, खुशियों में शामिल रहती है, तो वो भी हमारे परिवार की सदस्य ही हुई। और भाई गिफ्ट लाना भूल गए तो क्या हुआ? भाई आप एक काम करना, यहीं से कुछ मम्मी के लिए ले लेना और फिर मम्मी को दे देना। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? बराबर बोलत है राखी बिटिया। अरे तेरी मम्मी को का जरूरत है गिफ्ट की? रहने दे, वो तो बिना गिफ्ट के भी खुश रहते है ना।
गिफ्ट मिलने पर कौन से पंख लग जाई उके। हाँ बेटा, रहने दे, हम ठीक हैं। अच्छा, तू इतने लंबे सफर से आया है, थक गया होगा ना। जा जाकर अपन कमरे में आराम कर, हम तेरे लिए कुछ खाने को लावत हैं। अनुपमा को नलिन की बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। ये देखकर अनुपमा के पास अमर आता है और बोलता है, मम्मी, मुझे पता है आपको अम्मा जी और भाई की बात का बहुत बुरा लगा है, लेकिन मम्मी, मैं आपका बेटा अमर आपके साथ हमेशा रहूंगा। हाँ मेरे बच्चे, हमको पता है, तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। अमर हमेशा ही अपनी माँ की तरफ से बोलता था और अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन परिवार के और सदस्य कभी भी अनुपमा को कुछ भी नहीं समझते थे। ऐसे ही दिन निकलते हैं और 2 दिन बाद राज भव्या के साथ घर लौटता है। राज की आवाज सुनकर वहाँ सब आ जाते हैं। राज जैसे ही नलिन को देखता है तो बोलता है, नलिन, तू कब आया? और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि तू आ गया है। पापा, मैंने सबको मना किया था बताने से। वो क्या है ना, जब आप आते तो मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था। और भव्या आंटी कैसी हो? ओह नलिन, तुम कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर क्या गए? तुम तो मुझे भूल ही गए। अरे मैं कोई आंटी नहीं हूँ, मुझे तुम भव्या कहकर ही बुलाया करो। मैं तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ। ओह सॉरी भव्या। हाँ, अब ठीक बोला ना तुमने। तो लाओ अब ये बताओ कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। और तुम्हें शहर तो अच्छा लगा था ना? वो कॉलेज शहर के टॉप कॉलेजेस में से एक है। सच में भव्या, तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई इतने अच्छे कॉलेज में हुई है। तुम नहीं बताती तो शायद मैं बिहार के ही सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं दूसरे शहर जो कॉलेज में सबसे बेस्ट है वहाँ जाकर पढ़ सका। आप लोग बैठकर बात करिए, हम सब के लिए चाय नाश्ता लावत हैं। नहीं अनुपमा, मुझे अपने घर भी जाना है। वो तो वी ने जिद की थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मैं तो सीधा अपने घर ही जाती। तो अच्छा किया ना बिटिया, सीधे हमारे घर आ गई। अब कुछ खा पी कर ही जाना, सफर में बहुत थकान हो जाता है ना। आप वो मीटिंग के लिए गए थे ना, आपकी मीटिंग कैसी रही? सब ठीक रहा ना वहाँ पर? अनुपमा, तुम्हें क्या हुआ? तुम कब से ऑफिस के काम में अपनी नाक घुसाने लगी? तुम्हें पता भी है किस चीज की मीटिंग थी? अनुपमा तुम रहने दो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मम्मी को समझ नहीं आएगा तो उन्हें समझाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। बिना समझाए तो आप लोगों को भी काम समझने में परेशानी आई होगी। अब तुम अपनी मम्मी और हमारी बराबरी करोगे। हम इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसीलिए हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी की बस की बात नहीं है ये सब। राज वैसे तो बच्चों के आगे अनुपमा का मजाक बना रहा था, लेकिन भव्या के आगे भी अनुपमा का मजाक उड़ रहा था। ये सब देखकर अनुपमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इसमें भी अपनी गलती समझकर चुप रह जाती है और कुछ नहीं कहती।